अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनका नाम ही अपने आप में एक फिलॉसफी बन गया है, डेविड गॉगिन्स। हाँ। इनकी कहानी मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी, नस्लवाद और भयानक घरेलू हिंसा से भरे बचपन को झेला बिल्कुल। और फिर खुद को बदलकर अमेरिकी सेना का एक जीता जागता प्रतीक और दुनिया के सबसे खतरनाक अल्ट्रा एथलीट्स में से एक बना दिया। और जब हम प्रतीक कहते हैं तो ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतिहास में अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर इन तीनों की ट्रेनिंग पूरी की है। जो कि अमेरिकी सेना की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। सबसे मुश्किल। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। उनकी आत्मकथा कैंट हर्ट मी पर कई रिव्यूज हैं। एक पॉडकास्ट है जिसमें इसी बात पर बहस होती है कि गॉगिन्स का तरीका फायदेमंद है या नुकसानदेह। और एक मजेदार चीज ये है कि हमारे पास एक रिसर्च पेपर भी है जो उनके दिमाग के काम करने के तरीके को समझाता है। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गॉगिन्स मेंटालिटी आखिर है क्या। क्या ये खुद को बेहतर बनाने का सबसे असरदार तरीका है या फिर खुद को तबाह करने का एक सीधा रास्ता। चलिए शुरू करते हैं उनकी फिलॉसफी की जड़ से। देखिए, गॉगिन्स का पूरा नजरिया इस एक लाइन पे टिका है। अच्छा। जिंदगी अनफेयर है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग है। उनका मानना है कि हम सब एक बहुत ही आरामदायक एक नरम जिंदगी के आदी हो गए हैं और इसी आराम की वजह से हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। मतलब उनकी नजर में असली तरक्की आराम में नहीं बल्कि दर्द में है। बिल्कुल। और यहीं से एक अकादमिक विचार सामने आता है जिसका जिक्र हमारे एक स्रोत में है, सब्जेक्ट सेल्फ का विभाजन। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये सुनने में भारी लगता है पर असल में ये वही अंदर की आवाज है जो हम सबको कभी ना कभी सुनाई देती है। अच्छा। एक आवाज जो आराम चाहती है और दूसरी जो कुछ बड़ा करना चाहती है। रिसर्च पेपर के मुताबिक गॉगिन्स ने बस उस दूसरी आवाज को एक फौजी कमांडर बना दिया है। एक कमांडर? हाँ, जो पहले आराम चाहने वाले हिस्से को हुक्म देता है। उनका सब्जेक्ट उनका कमांडर है और उनका सेल्फ वो सैनिक है जिसे हर हाल में हुक्म मानना है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। वाह। गॉगिन्स की सारी रणनीतियां इसी दिमागी लड़ाई पर आधारित है। ये तो अपने ही दिमाग के साथ एक तरह का माइंड गेम खेलने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। ये सुनने में जितना असरदार लगता है उतना ही थका देने वाला भी होगा। यकीनन। उनकी किताब में इसे करने के लिए 10 मिशन बताए गए हैं। इनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुद से बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से बात करना। कैसे? गॉगिन्स कहते हैं कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी सारी कमियां, अपने सारे डर बिना किसी लाग लपेट के बोलो। अगर आपका वजन ज्यादा है तो शीशे में देखकर बोलो तुम मोटे हो। ओह। अगर आप आलसी हो तो वो भी बोलो। ये खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं है बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए है, क्योंकि जब तक आप समस्या को मानेंगे नहीं तब तक उसे सुलझाएंगे कैसे? लेकिन क्या क्रूरतापूर्वक ईमानदार होने और खुद को कोसने के बीच एक बहुत पतली सी रेखा नहीं है? ये तरीका किसी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उल्टा भी तो पड़ सकता है। बिल्कुल। और यही उनकी फिलॉसफी का सबसे विवादित पहलू है जिस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। लेकिन गॉगिन्स के हिसाब से ये पहला कदम है। इसके बाद दूसरा कदम आता है मन को कठोर बनाना या कैलस योर माइंड। ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? जैसे किसी मजदूर के हाथ रोज काम कर करके इतने सख्त हो जाते हैं हाँ, कठोर हो जाते हैं कि फिर उन्हें छोटी मोटी चोटों से दर्द नहीं होता। गॉगिन्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग के साथ भी यही करना चाहिए। मतलब जानबूझकर मुश्किल काम करना ताकि दिमाग को मुश्किलों की आदत पड़ जाए। हाँ बिल्कुल। रोज कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद नहीं है। सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ, दौड़ने जाओ जब आपका मन न हो। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग की तरह हैं। ये उसे सिखाते हैं कि बॉस कौन है। जब आप लगातार मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपका दिमाग दर्द और असुविधा से डरना बंद कर देता है। वो इसे एक सामान्य स्थिति मानने लगता है। और मुझे लगता है कि यहीं से उनका सबसे मशहूर आइडिया आता है जिसके बारे में सब बात करते हैं, 40% का नियम। हाँ। एक मिनट, 40%? ये आंकड़ा थोड़ा मनमाना नहीं लगता? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ गॉगिन्स का अपना एहसास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई लैब में टेस्ट किया हुआ वैज्ञानिक आधार नहीं है। नहीं, ये उनके अपने अनुभव से निकला एक नियम है। अच्छा। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपका दिमाग आपको बोलता है कि बस अब और नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं,
उस पल में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? मतलब 60% ताकत अभी भी बची हुई है? या ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और उनका तर्क ये है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। वो हमें दर्द, तकलीफ और खतरे से दूर रखना चाहता है। सही है। इसलिए जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है, वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है। एक स्रोत में इसकी तुलना एक कार के इंजन में लगे गवर्नर से की गई है। गवर्नर? वो क्या होता है? गवर्नर एक डिवाइस है जो गाड़ी को एक तय स्पीड से ऊपर जाने से रोकता है, भले ही इंजन में और तेज जाने की ताकत हो। अच्छा, एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसा ही एक सेफ्टी गवर्नर लगा हुआ है, और 40% का नियम उस गवर्नर को तोड़ने का तरीका है। तो ये तो हुई फिलॉसफी, लेकिन इसे असल जिंदगी में मुश्किल पलों में लागू कैसे किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। एक है कुकी जार। हाँ, कुकी जार एक मानसिक टूल है। यह आपके दिमाग में एक काल्पनिक जार है जिसमें आप अपनी जिंदगी की सारी जीतें, सारी सफलताएं, सारे वो पल रखते हैं जब आपने किसी मुश्किल को पार किया था। ये वो कुकीज हैं। ठीक है। फिर जब आप किसी बहुत मुश्किल हालात में हो, जब आपका दिमाग हार मानने को कह रहा हो, तो आप मेंटली उस कुकी जार में हाथ डालते हैं, एक पुरानी जीत की कुकी निकालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ। हाँ, कि आप पहले भी मुश्किलों से जीत चुके हैं और आप ये फिर से कर सकते हैं। एक रिव्यू में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका मकसद अच्छा महसूस करना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत को याद करना है। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी पिछली मेहनत का सबूत है। शायद सबसे ज्यादा आक्रामक है टेकिंग सोल्स। टेकिंग सोल्स यानी आत्माओं को लेना। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी से मुकाबला कर रहे हो, चाहे वो रेस हो या जिंदगी का कोई और चैलेंज, हाँ, तो आपको सिर्फ जीतना नहीं है, आपको अपने प्रतिद्वंदी को मानसिक रूप से तोड़ देना है। तोड़ देना है। हाँ, इसका मतलब है कि जब आपका प्रतिद्वंदी सबसे ज्यादा थका हुआ हो, जब वो हार मानने की कगार पर हो, उस पल में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अच्छा, आपको दिखाना है कि आप थकने वाले नहीं हैं। गॉगिन्स के मुताबिक ये एक दिमागी खेल है। जब आपका प्रतिद्वंदी आपको अपनी सीमा पर भी मुस्कुराते हुए और मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखता है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। हाँ, आप उसकी लड़ने की इच्छा या कहें कि उसकी आत्मा को ही छीन लेते हैं। वाह। अकादमिक पेपर इसे फिर से सब्जेक्ट सेल्फ मॉडल से जोड़ता है। यह दूसरों को हराने से पहले अपने सेल्फ को हराने का एक तरीका है। ये सब सुनने में बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हर कोई इस तरीके से सहमत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत तीखी आलोचनाएं भी थी, है ना? यहीं से ये पूरी चर्चा दो हिस्सों में बंट जाती है। हाँ, और दोनों तरफ के तर्क बहुत मजबूत हैं। चलिए पहले सकारात्मक पक्ष को ठीक से समझते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दौड़ने या वजन उठाने के बारे में नहीं है। सही कहा। बिल्कुल नहीं। सकारात्मक पक्ष ये कहता है कि गॉगिन्स की कहानी उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये दिखाती है कि आपका अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप मेहनत से उसे बदल सकते हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ दौड़ने की बात नहीं है। तो क्या है? बल्कि अपनी लत, डिप्रेशन या आत्मविश्वास की कमी से लड़ने की प्रेरणा है। गॉगिन्स का संदेश है, अपनी परिस्थितियों का रोना मत रो, उठो और लड़ो। वो लोगों को मुश्किल काम करने में सहज बनाते हैं, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी स्किल है। हाँ, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है। एक पॉडकास्ट जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, सीधा सवाल पूछता है, क्या डेविड गॉगिन्स धावकों के लिए अच्छे हैं या बुरे? और उनका जवाब बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वहां नकारात्मक पक्ष की शुरुआत होती है। दूसरा तर्क ये है कि ये हमेशा कठिन वाली मानसिकता बहुत खतरनाक हो सकती है। खतरनाक कैसे? इससे बर्नआउट, गंभीर चोटें और दौड़ जैसी मजेदार गतिविधियों के साथ भी एक जहरीला रिश्ता बन सकता है। फिर दौड़ना मजा नहीं, सजा बन जाता है। और उस पॉडकास्ट में एक मेजबान ने अपना निजी अनुभव भी साझा किया, जो इस खतरे को दिखाता है। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे गॉगिन्स से प्रेरित होकर उन्होंने हद से ज्यादा ट्रेनिंग की, 3 महीनों में 2 मैराथन और एक हाफ आयरनमैन। 3 महीने में? हाँ, और नतीजा, उनका एंडोक्राइन सिस्टम फेल हो गया। ओह। सीधे शब्दों में कहें तो उनके शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल इतने बढ़ गए कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ये तो बहुत डरावना है। और विडंबना देखिए, गॉगिन्स ने अपनी किताब में खुद माना है कि एक समय पर उनके साथ भी ठीक यही हुआ था। क्या उनके साथ भी? हाँ, उन्होंने भी अपने शरीर को इतना तोड़ा कि उनका एंडोक्राइन सिस्टम जवाब दे गया।
तो वो जिस रास्ते पर चलने को कह रहे हैं वो रास्ता उन्हें खुद अस्पताल पहुंचा चुका है। बिल्कुल। और दूसरे स्रोत भी इसी तरह की चिंताएं जताते हैं। एक रिव्यू में कहा गया है कि गॉगिन्स की दुनिया में दया, करुणा और मजाक मस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ एक न खत्म होने वाली लड़ाई है। और रिव्यू इसे अस्वास्थ्यकर जुनून कहता है और एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या? अगर आपकी पूरी आत्म छवि, आपका पूरा सेल्फ वर्थ सिर्फ इस बात पर टिका है कि आप कितना शारीरिक दर्द सह सकते हैं, तो तब क्या होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे? या जब कोई चोट लग जाएगी? हाँ, या जब आपको कोई ऐसी चोट लग जाएगी कि आप दौड़ ही नहीं सकते? क्या तब आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही नाजुक नींव पर अपनी पहचान बनाने जैसा है। बिल्कुल। और फिर वो विरोधाभास है जिसकी पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है लेकिन बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये उनके दर्शन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तर्क यह है कि अगर गॉगिन्स का लक्ष्य असहज चीजों के साथ सहज होना है, अगर दर्द सहना ही उनका नॉर्मल बन गया है, तो फिर उनके लिए सबसे ज्यादा असहज और कठिन काम क्या होगा? आराम करना। सही। छुट्टी पर जाना, दोस्तों के साथ बस बैठकर मजाक करना। बिल्कुल। अगर आपकी पहचान ही दर्द सहना है, तो आराम करना आपके लिए सबसे मुश्किल काम बन सकता है। ये उस सांप की तरह है जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। ये उनके दर्शन की जटिलता और शायद उसकी अस्थिरता को भी दिखाता है। तो क्या वो वाकई मजबूत बन रहे हैं या वो बस एक अलग तरह की कमजोरी पाल रहे हैं? आराम करने में असमर्थता की कमजोरी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने डेविड गॉगिन्स की अविश्वसनीय कहानी देखी, उनके दर्शन के मूल सिद्धांतों 40% नियम, अकाउंटेबिलिटी मिरर और मन को कठोर बनाने के विचार को समझा। हाँ। हमने कुकी जार जैसे उनके मानसिक हथियारों के बारे में भी जाना। और साथ ही हमने उन पर की गई आलोचनाओं को भी गहराई से देखा। बर्नआउट का खतरा, शरीर को होने वाला वास्तविक नुकसान और एक ऐसी पहचान बनाने का जोखिम जो बहुत नाजुक हो। बिल्कुल। उनके तरीके उस सब्जेक्ट सेल्फ की लड़ाई का एक चरम उदाहरण है, जहां दिमाग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करता है। हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी भी है कि खुद की सीमाओं को लांघने की कीमत क्या हो सकती है। गॉगिन्स अक्सर खुद को और अपने दिमाग को एक योद्धा या हथियार की तरह देखते हैं। हाँ, एक हथियार जिसे सख्त बनाना है, जिसे जंग के लिए तैयार करना है। लेकिन एक रिव्यू में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा सवाल? क्या डेविड गॉगिन्स किसी चीज की तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे कोई लक्ष्य या कोई मकसद, या फिर वो अपने अतीत के दर्द से दूर भाग रहे हैं? और यही सवाल आज हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। मन को कठोर बनाने और अपनी सीमाओं को तोड़ने की इस लगातार कोशिश में इंसान के कौन से जरूरी हिस्से पीछे छूट सकते हैं? क्या हम करुणा, आत्मस्वीकृति और यहां तक कि सिर्फ आराम करने की क्षमता को भी खो देते हैं? क्या एक योद्धा बनने की कीमत इंसानियत का एक हिस्सा खोना है? अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।